साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज भी हम कल की ही कक्षा की तरह उपसर्ग पढ़ने वाले हैं। उपसर्ग काफ़ी बड़ा जो हमारा एक बिंदु है, तो उपसर्ग में हम लोग कुछ और उपसर्ग आज लेकर आए हैं, देखेंगे। कुछ उदाहरण देखो यहाँ। संस्कृत के कुछ अव्यय हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं। तो देखो इसमें लिखा जो है, एक बार थोड़ा सा हम रीड करेंगे इसको। संस्कृत के कुछ अव्यय जो हैं उस शब्द के आरंभ में जुड़कर सामासिक पद बनाते हुए शब्द का अर्थ बदल देते हैं। हिंदी में संस्कृत के जिन अवयवों का प्रयोग उपसर्ग के रूप में होता है वे इस प्रकार से हैं, उनको हमें देखना है। इन अवयवों का प्रयोग जो है तत्सम शब्दों के साथ होता है। ये हमेशा ध्यान रखने की बात है कि संस्कृत के हैं, इसका मतलब तत्सम के साथ होता है। ये संस्कृत के 22 उपसर्गों में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी संस्कृत के क्या है, अव्यय हैं। ये हमें ध्यान रखना है। ये हिंदी के उपसर्ग भी नहीं है, संस्कृत के उपसर्ग भी नहीं है, संस्कृत के अव्यय हैं लेकिन उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं। अव्ययी भाव समास में ये सब आते हैं। इनकी बात हम आगे समास के बिंदु में करने वाले हैं। अ उपसर्ग अभी पहले भी आया, लेकिन वहाँ तद्भव के साथ जुड़ा हुआ था, तत्सम के साथ जुड़ेगा। अभाव या रहित इसका अर्थ होता है या नहीं। तो अक्षम या क्षय क्या है, तत्सम है, इसी हिसाब से आएगा। अजर, अज्ञान, बिल्कुल सीधा सीधा है, विलोम अर्थ बनाता है। अभाव, अ और परि और चित, अपरिचित। अधर्म, अकाल, अज्ञात, अथाह है। कारण, अटल, अगोचर, अलौकिक। अव्यय में अ और फिर वी दो आ जाएंगे, एक अ हो जाएगा, एक वी हो जाएगा और अय बन जाएगा। इसलिए इसमें दो उपसर्ग हैं, अ और वी। व्यय होगा, व्यय में वी और अय दोनों निकालेंगे। फिर अक्षम में अ और क्षम में, अगम में अमंद, बिल्कुल सीधा सीधा अ होगा। हमें ज़्यादा अलग अलग ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, संस्कृत के कौन से अव्यय हैं, बस ध्यान में रखेंगे कि अ उपसर्ग किसमें है किसमें नहीं है। अन्न जो उपसर्ग है उसकी बात हमने अभी कुछ देर पहले भी की कि एक अन्न ये होता है, एक अन्न ये होता है। इसके बाद में जो ये हल चिन्ह वाला है, इसके बाद में क्या होगा, स्वर जुड़ता है और इसके बाद क्या होता है, व्यंजन जुड़ता है, जो हम बात पहले कर चुके हैं। अब इसमें अन्न में देखो, अन्न अभाव या रहित के अर्थ में अनधिकार जो है, अन्न और अधिकार शब्द है, इसमें क्या होगा कि यहाँ से अ निकालेंगे हम, कि स्वर जुड़ा हुआ है, यहाँ ध्यान में रखना है। तो अधिकार निकल कर आ जाएगा। अधिकार में अधि और कार अलग अलग कर देंगे, अब इसमें दो उपसर्ग हो गए। इससे आपको क्या होगा कि इससे आपको, जैसे मान लो अन्न है, अधिकार शब्द हमें जोड़ना है, शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी कैसे महत्वपूर्ण है। जैसे हमने अधिकार शब्द जोड़ा और अधिकार के हम लोग जोड़ रहे हैं अनुपसर्ग। अब आपको यह ध्यान रखना कि ये स्वर है तो ये क्या हो जाएगा, अन हल चिन्ह वाला हो जाएगा। आधे नए में हम क्या करेंगे, अ जोड़ देंगे तो ये न क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। न पूरा हो गया तो इस तरह से न पूरा अनधिकार हो जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसी तरह अनाधिकार शब्द अगर आ गया तो गलत हो जाएगा। बस ये आधे न में अधिकार शब्द जब भी आएगा जब ये आएगा, न पूरा नहीं आ सकता। यहाँ अनधिकृत में अधिकृत शब्द है, इसके अन्न जुड़ गया, न के अ जुड़ गया और ये न पूरा हो गया, अनधिकृत हो जाएगा। अनंत में अन्न के अंत जुड़ गया, अनंत हो जाएगा। एक के अन्न जुड़ गया, अनेक हो जाएगा। आदि के अन्न जुड़ गया, अनादि हो जाएगा। आवश्यक के, देखो यहाँ पे आ निकलेगा, आवश्यक बन जाएगा। आ और वश्यक अलग अलग होते हैं दोनों। अन जुड़ जाएगा, अनावश्यक हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ स्वर है तो अन हल चिन्ह वाला, यहाँ स्वर है तो हल चिन्ह वाला बनेगा। ये ध्यान रखने की बात है। आचार है, आ और चार अलग अलग हैं। अन जुड़ गया, अनाचार हो गया। आदि न में आ जुड़ गया, अन्ना बन गया। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। अन और अंग हो गया, अनंग बन गया, अनंग इस तरह से हो गया। आदर निकल जाएगा, आ और दर तो अनादर बन जाएगा। अनापति, आ और पति अनापति हो जाएगा। अनासक्त, आ और शक्ति तो आसक्ति तो अनासक्ति हो जाएगा। अनभिज्ञ, ये जो है अन्न यहाँ पे न निकलेगा, अभिज्ञ, ये दो उपसर्ग इसमें हैं। ये भी बात हम अगले पेज में इसकी करने वाले हैं। तो देखेंगे हमारे जो उपसर्ग आगे, इसमें अन्न को हम देखेंगे किस तरह से ये प्रयुक्त होगा।
ये जो है आगे, जैसे अभी अभी बात कर रहे थे हम अनभिज्ञ की, अनभिज्ञ जो शब्द है ये इस प्रकार से है। तो इसमें क्या होगा, पहले ज्ञ है, ज्ञ के ज्ञ है, इसके अभी जुड़ा तो अभिज्ञ हो गया, एक उपसर्ग हो गया, अन जुड़ गया, अनभिज्ञ हो गया, ये दो उपसर्ग इसमें हो गए। इच्छा के अन जुड़ गया, अनिच्छा हो गया। ईश्वर के अन जुड़ गया, अनीश्वर हो गया। उर्वर जो है, उर्वर यहाँ शब्द निकल कर आ रहा है, उर्वर के अन जुड़ गया, अनूर्वर हो गया। ये इस तरह से उपयोगी, उप और योगी जो शब्द है उसके अन जुड़ गया, अनुपयोगी हो जाएगा। उत्पादक शब्द है, इसके उत्पादक में उत और पादक अलग अलग हैं, अन जुड़ जाएगा, ये न के उ जुड़ेगा, या नु बन जाएगा, अनुत्पादक हो जाएगा। इच्छुक शब्द है, अन जुड़ जाएगा, अनिच्छुक हो जाएगा, न में ई जुड़ जाएगा, अनिच्छुक हो जाएगा। यहाँ सब जो है अन्न निकलेगा, अभ्यस्त, अभ्यस्त शब्द बचेगा। अभ्यस्त जो बचेगा, आदब है, ये सदस्य है, और अभ्यस्त, अभ्यस्त के इसमें अलग अलग करेंगे, अभी और अस्त, तो ये अभी और अस्त, तो दो उपसर्ग इसमें हो गए। अनुदार में अन्न हो जाएगा, उद्दार बचेगा, अन्न हो गया, उद्दार बच गया। उद्दार में उत और आर, इसकी भी एक संधि बनती है। अनपेक्षित शब्द जो है, इसमें पहले अप और इच्छित शब्द, तो अपेक्षित बच गया, अपेक्षित के अन नया आधा और ए जुड़ गया तो अनपेक्षित ये बन गया। न के ए जुड़ गया, न पूरा हो गया, अनर्थ बन जाएगा। अनन्वय शब्द जो है, इसमें क्या है, अन्न शब्द इधर आएगा आधा न, और अन्वय बच गया। अन्वय ने ये ए ऐसे कैसे रह जाएगा, और ये अनु हो जाएगा, ये आप लोगों को सबको पता है। तो अन्न निकालेंगे, अन्वय बचा, अन्वय को अलग अलग करेंगे, दो उपसर्ग इसमें हो गए, जैसे अनु, अय और अन, इस तरह से। अनुपम में क्या हो जाएगा, अन और उपमा, या माँ जो है ये मैं में बदल जाता है, अनुपम बन जाता है। पहले उपमा शब्द है और फिर अन जुड़ा, अनुपमा बनना चाहिए, अनुपम बनता है ये, और अन के उचित जुड़ा, अनुचित बन गया। कुल मिलाकर ये सारे शब्द में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। शुद्ध अशुद्ध में भी देखो पूछे जाते हैं ऐसे शब्द, और इसमें खास बात है, इनके बाद में जितने भी उदाहरण आपने देखो, तो यहाँ स्वर है, यहाँ आपने स्वर लिया, यहाँ स्वर लिया, यहाँ स्वर लेंगे, यहाँ स्वर लेंगे, यहाँ स्वर लेंगे, यहाँ स्वर लेंगे, मतलब स्वर ही लेना है हमें, दूसरा कुछ लेना ही नहीं है, ये ध्यान रखने की बात यहाँ पर है। अनुपसर्ग के बाद जुड़ने वाला शब्द स्वर से ही शुरू होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कु का अर्थ बुरा होता है, कुपुत्र होता है, देखेंगे, कुकर्म होता है, कुरूप होता है, कुमार्ग होता है, और कुपात्र होता है। कुरंग, कुरंग हिरण को बोलते हैं, इसका ये बुरा रंग इसके अर्थ में आता है, तो ये कुरंग होता है, उसे हम हरिण लिखते हैं इसको। और कुदृष्टि, कुमति, कुफल, कु सीधा सीधा आता है। कु उपसर्ग जो है वो तत्सम शब्द, इसके बाद एक उसमें नोट है, कु उपसर्ग के बाद तत्सम शब्द बनता है तो संस्कृत का अवयव होता है, और तद्भव होता है तो हिंदी का होता है। कुल मिला के कु जो है ये हिंदी और संस्कृत दोनों के ही अव्यय होता है, उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है। इसके बाद तत्सम आएगा तो क्या हो जाएगा, संस्कृत का हो जाएगा, और तद्भव आएगा तो ये हिंदी का हो जाएगा, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, देखें अधय शब्द जो है, अधय का अर्थ क्या होता है, नीचे होता है, देखेंगे जिसमें अधय पतन, अधय धन पतन हो जाएगा, अधय और वस्त्र तो अधो वस्त्र बन जाएगा, अधय धन गति अधोगति हो जाएगा, अधय धन गामी अधोगामी हो जाएगा, अधय धन भाग अधोभाग हो जाएगा, अधय धन मुख अधोमुख हो जाएगा, अधय धन गति, अधय धन गत है अधोगत हो जाएगा। ये इसमें विसर्ग लगा हुआ है, ये अव्यय होता है, लेकिन ये उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है। इसमें यहाँ क्या खास बात ध्यान रखनी है, यदि इसके बाद में हम कोई अघोष लेते हैं, अघोष लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सीधा का सीधा ही रह जाएगा, जैसे अधय पतन सीधा हो गया इस तरीके से। और यदि इसके बाद घोष लेते हैं तो ये ओ में बदल जाएगा, ये ध्यान रखना चाहिए। अधोवस्त्र है, अधोगति है, अधोगामी है, अधोभाग है, अधोमुख है, और अधोगत है, इस तरीके से है। अमा शब्द है, अमा में अमावस्या, अमा और वस्या अलग अलग होता है, और अमात्य भी अलग अलग होता है। अमावस्या अमावस जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं, और अमात्य मंत्री को बोलते हैं। इसके बाद पर उपसर्ग जो है वो जो है ये संस्कृत का नहीं होता है, परा होता है उसमें, लेकिन ये अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है। यहाँ भी पर का अर्थ दूसरे के अर्थ में आता है, जैसे आ गया परतंत्र हो गया, दूसरों का तंत्र हो गया, पराधीन, पर और अधीन यानी दूसरों के अधीन हो गया। अधीन को भी हम अधि और इन दो भागों में बांटेंगे, और पर और उप और कार तो ये परोपकार हो जाएगा, इस तरीके से।
पर उपसर्ग हमेशा दूसरों के अर्थ में आता है। यदि हमें पर और परा का पता लगाना है, देखेंगे आप पर कब आएगा, परा कब आएगा, तो ये देखना कि शब्द का अर्थ दूसरों के अर्थ में है या नहीं। जैसे पराधीन, अब पराधीन शब्द है, इसका हम लोग एक तो पर और अधीन कर सकते हैं, एक हम मान लो परा और अधीन भी करें, तो बन तो दोनों तरीकों से जाएगा ही, जैसे है वैसे दोनों तरीकों से बन जाएगा, पर और अधीन और पराधन अधीन दोनों तरीकों से बनेगा। अब आपको इसमें खास बात क्या है कि आपका आएगा क्या, पराधीन का अर्थ क्या है, दूसरों के अधीन, तो आपको पर करना है, ये बात ध्यान रखनी है। अब जैसे अभी बात कर रहे थे परास्त, तो परास्त में क्या है, पर और अस्त, और एक परा और अस्त। अब पर का अर्थ दूसरों और परा का अर्थ दूसरा नहीं है। परास्त का अर्थ हार, हार है, तो इसमें ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है बस। पर कब लगाना है, जब दूसरों के अर्थ में आए, तो जैसे परतंत्र में, पराधीन में, परोपकार में पर आता है क्योंकि दूसरों के अर्थ में आते हैं। परतंत्र दूसरों का तंत्र, पराधीन दूसरों के अधीन, परोपकार दूसरों पर उपकार, इस तरीके से पर आएगा। और देखो परामर्श सलाह है, परा आएगा, पराजय हार, परा आएगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो ये आपका पर उपसर्ग भी हो गया। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। स उपसर्ग देखेंगे हम। स का जो अर्थ है साथ के अर्थ में, स पहले भी आ गया, लेकिन यहाँ इस स के देखेंगे। सफल हो गया, सजीव हो गया, सरस हो गया, सीधा सीधा रस के स लगा, सरस हो गया। कर्म के स लगा, सकर्म होगा। जाति के स लगा, सजाति हो गया। स्वर के स लगा, सस्वर हो गया। सगुण के गुण के स लगा, सगुण हो गया। शक्त के स लगा, सशक्त हो गया। सादर, सादर में आदर शब्द के स लगा, सादर हो गया। इसमें दो उपसर्ग है, देखो आ भी है और से भी है, शब्द इतना सा है लेकिन उपसर्ग दो हो गए। सादर, आदर पहले दर के आ लगा आदर, से जुड़ा सादर, यहाँ संधि बन जाती है, यहाँ पे ए और आ मिलकर आ बन जाता है। आ और कार आकार बन जाएगा, से जुड़ेगा साकार बन जाएगा। हित के से लगेगा, सहित होगा। साष्टांग, से और अष्टांग, साष्ट ए और ए मिलकर आ बन जाएगा, साष्टांग हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे उत्त और देश शब्द है, ये तय के बाद ये घोष आ गया, तो तय किसमें बदल गया, दय में, तो दय हो गया और ये दय ऐसे करके उद्देश्य हो जाएगा। लेकिन इसके फिर सह जोड़ेंगे तो इसका ए और इसका उ मिलकर ओ बन जाएगा, तो ये सो देश से बन जाएगा। सेम ये इसमें दो उपसर्ग हो गए। इसमें देखो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण गाना है, तीन उपसर्ग है, स उत और आ। पहले हरण शब्द था, आ लगा आहरण हुआ, उत जुड़ा उदाहरण हो गया, क्योंकि इसमें तय के बाद में घोष आ गया, तय दय में बदला, आ जुड़ा दा बन गया। फिर इसके स इसमें और जुड़ेगा, यहाँ ए और ओ मिलकर ओ बन गए, सोदाहरण हो गया। दो जगह इसमें संधि है, एक तो ओ की यानी गुण संधि और एक व्यंजन संधि, और तीन उपसर्ग, एक दो और तीन, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तीन उपसर्ग इसमें है। सोलास में स है और उल्लास बच जाता है, उल्लास को भी हम दो भागों में उत और लास यानी दो उपसर्ग इसमें भी है। ये बात विशेष कर ध्यान रखनी है कि यहाँ जो शब्द ये जो साष्टांग, सादर, सोद्देश्य, सोदाहरण, ये सोलास, ये शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें इतने सारे उपसर्ग आते हैं। सोत्साह भी हो सकता है। अब देखेंगे इसके बाद सह, सह का अर्थ साथ होता है। इसमें आगे सहज, इसमें सह और जय यानी सह उपसर्ग है और जय इसमें शब्द है, सहज। इसमें स और हज नहीं है, सह और जय है। हम जो गलती कर देते हैं कि उपसर्ग में छोटा आना चाहिए, इस तरह का नहीं है, कभी बड़ा भी हो सकता है उपसर्ग, वो शब्द भी छोटा हो सकता है। सह का अर्थ साथ में, जैसे सहज, एक काम के साथ ही दूसरा काम हो जाए। सहगामी, गामी के सह लगा हुआ है। सहपाठी, पाठी के सह लगा हुआ है। सहयोगी, योगी के सह लगा हुआ है। सहकर्मी, कर्मी के सह लगा हुआ है। इसमें सहायक है, सह और आयक लगा हुआ है। गान के सह है तो सहगान हो गया। चर के सह है तो सहचर हो गया। योग के सह तो सहयोग हो गया, और उदर के सह तो सहोदर हो गया। सहानुभूति में क्या हो जाएगा, ये देखो आप, सह और अनुभूति, अनुभूति तो सीधा सीधा हो ही गया, इसमें सह तो ए और ए मिलकर आ हो जाएगा, सहानुभूति हो जाएगा। सह धर्म हो जाएगा, सह धर्मिणी हो जाएगा, सहमति हो जाएगा, सहकारी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सरल सरल है, केवल आपको यहाँ सहानुभूति में देखो दो उपसर्ग निकालने हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इस सहज में हम कोई गलती न कर दें कि सह न कर दें, सह और जय करना है, ये बात भी आपको
ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अगला उपसर्ग लेंगे। देखो सत उपसर्ग है, काफी महत्वपूर्ण है। सत जो है ये उत की तरह ही होता है। इसमें 3 तरीकों से ये सत जो है ये हमें कैसे कैसे मिल सकता है। ये सत की तरह भी मिल सकता है, ये हमें सद की तरह भी मिल सकता है, ये हमें सच की तरह भी मिल सकता है, ये हमें सन की तरह भी मिल सकता है, और ये जो है ये इसके बाद में बस इसमें इसी तरह का है, और एक इसमें स्वर जुड़ा हुआ भी आ सकता है। ये हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो देखो सत से सत्संग सीधा सीधा हो गया। अघोष आने पर ये कोई बदलाव नहीं होगा, सीधा का सीधा ही रह जाएगा। सत्कर्म हो जाएगा, ये सीधा रहेगा। यहाँ पे क्या है, घोष है। घोष आने से तय है जो दय में बदल गया तो सदगति हो जाएगा। यहाँ पे तय के बाद भय है तो ये सद धर्म हो जाएगा। तय के बाद भय है तो सद्भाव हो जाएगा, सीधा बनेगा। तय के बाद भा है तो ये भा बन गया तो सद्भावना बन जाएगा। तय के बाद जय है तो सज्जन बन जाएगा। तय के बाद जय तो तय जय में बदलेगा ना, तो सज्जन बन जाएगा। तय के बाद मैं है तो तय बदला नय में तो सन्मार्ग हो जाएगा। ये सत्कार है, इसे कैसे सत और कार तो सत्कार बन जाएगा। आ और चार तो आचार हो गया, और सत तो तय के सदाचार बन जाएगा। यहाँ पे ये जितने भी उदाहरण हम ले रहे हैं ये सब संधि का ही काम है। यहाँ तय के बाद जा आया, तय जय में बदला। तय के बाद मैं आया, तय अपने ही वर्ग के पंचम में बदल गया। ये कार सीधा का सीधा अघोष है, ये घोष है स्वर, तो तय दय में बदलेगा पहले, फिर आ जुड़ेगा दा बन गया। इस तरह सत्संगति सीधा ही है, संगति में अघोष है, कोई बदलाव नहीं होगा। ये सदाशय में क्या, तय के बाद आ आएगा तो तय पहले तो दय में, फिर आ जुड़ा तो दा बन गया, सदाशय हो गया। तय के बाद आ जुड़ गया, दय बन के आ जुड़ा तो दा हो गया, सदानंद हो गया। से सीधा सीधा सत और आत्मा तो सदात्मा हो गया, दा और ये सदात्मा हो जाएगा। इसमें भी एक ही उपसर्ग है, आ उपसर्ग नहीं है। ये तय के बाद ई जुड़ा तो तय तो पहले दय में बदलेगा, फिर ई जुड़ेगा तो दी बन गया, सदीच्छा बन जाएगा। तय के बाद में वी विचार हो गया, सत तय के बाद में वह मतलब घोष, तो शायद तय दय में बदलेगा, और ये विचार ऐसे कैसे सद विचार है, लेकिन एक और ये 2 उपसर्ग यहाँ पर रहेंगे, विशेषकर याद रखेंगे जहाँ भी 2 उपसर्ग हो। ये तय के बाद गय आ गया मतलब घोष, तो तय दय में बदला तो सद्गुण हो जाएगा। इस तरह बुद्धि है तो सत धन बुद्धि सद बुद्धि हो जाएगा। सत और विवेक तो सद विवेक हो जाएगा। अब ये सद व्यवहार में देखेंगे आप, इसमें शब्द देखो बहुत 1 2 3 उपसर्ग यहाँ पर भी आ रहे हैं। हार शब्द था, अव जुड़ा अवहार हुआ, वी जुड़ा, यहाँ पे संधि बन गई घोष, ये यण संधि, तो व्यवहार बन गया, ये व्यवहार यहाँ पे आ गया। तय के बाद में जब व्यवहार का ये वी जुड़ता है तो ये तय किस में बदल जाता है, दय में, तो ये सद व्यवहार बन जाएगा। व्यवहार के सत से पहले व्यवहार जोड़ने पर सद व्यवहार बन जाएगा। खास बात क्या है, 3 उपसर्ग होना यहाँ पर। दुर्व्यवहार में भी 3 होता है, सद व्यवहार में भी 3 होता है। चरित्र के सत जुड़ेगा, सत चरित्र बन जाएगा। शास्त्र के सत जुड़ेगा, सशास्त्र बन जाएगा। सत और शासन के जुड़ेगा, सशासन बन जाएगा। पुरुष के सत जुड़ेगा, सत्पुरुष बन जाएगा। पै क्या है, अघोष होता है, इसलिए कोई बदलाव नहीं होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। इस तरह चिर देखेंगे, चिर में स्थायी अर्थ में आता है, चिर स्थायी हो गया। चिर परिचित, इसमें चिर और परि 2 उपसर्ग होते हैं, परि भी यहाँ पर एक उपसर्ग है। चिरकाल हो गया। चिर प्रतीक्षित, तो चिर तो बनेगा, प्रति उसमें और निकलेगा और इक्षित बचेगा। चिर प्रतीक्षित, चिर और आयु तो चिरायु हो जाएगा। चिर नवीन ऐसे सीधा का सीधा बन जाएगा। इसके बाद में हम और उपसर्ग देखेंगे। इसमें स्व देखेंगे। इसमें देखो जैसे स्व है तो स्व से स्वगत हो गया। स्व का अर्थ जो है अपने अर्थ में आता है, अपने खुद के अर्थ में स्व आता है। स्व शासन हो गया, स्व जाति हो गया, स्वतंत्र हो गया, स्वभाव हो गया, स्वधर्म हो गया, स्वरचित हो गया, स्वदेश हो गया, स्वरूप हो गया। सीधा सीधा है, अपना रूप, अपने द्वारा रचित, अपना देश, अपना धर्म, अपने भाव, अपना तंत्र, अपनी जाति, अपना शासन। और ये स्वगत, ये एक अलग अर्थ में आता है। ये जो एक नाटक में जो जब भी कोई नाटक लिखा जाता है उसमें शुरुआत जो करते हैं उसमें स्वगत बोलते हैं, उसको स्वगत कथन। एक्चुअली ये खुद के ही द्वारा होता है गत। ये यहाँ पर ये सीधे सीधे आगे सारे के सारे, कोई भी यहाँ पे कोई संधि और कुछ नहीं है।
यहाँ पे संधि आ रही स्व और अर्थ, ए और ए मिलकर आ बन गए, यहाँ पर स्वार्थ बन गया, तो यहाँ पे स्व एक उपसर्ग है वो निकल कर आ रहा है। स्वाधीन में पहले स्व और अधीन हो जाएगा। अधीन जो शब्द है इसको अधि और इन दो अलग अलग इसका विभाजन हो जाएगा दीर्घ संधि का। यहाँ भी दीर्घ संधि, यहाँ भी दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि का आ वाला और ई वाला दोनों नियम यहाँ काम कर रहे हैं। स्वस्थ, ये भी यहाँ पे ध्यान रखना कि स्थ शब्द है और इसके स्व जुड़ा हुआ है, स्वस्थ बना। स्व और निर्मित, निर्मित सीधा सीधा स्व बन गया, स्व निर्मित। स्व और राज्य तो स्वराज्य हो गया। स्वचालित, स्व और चालित हो गया। स्व और जन, स्वजन हो गया। और इस स्वावलंबन में अवलंबन शब्द है, उसके स्व जुड़ा, स्वावलंबन बन जाएगा, आ बन जाएगा। इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है। ये बही है। बही क्या होगा, इसके बाद दो प्रकार के शब्द आएंगे, एक घोष एक अघोष। तो जब घोष आएगा तो रे में बदलेगा, अघोष आएगा तो से में बदलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। बही और द्वार था, देखो ये विसर्ग है, ये रे में बदल जाएगा, ये ऊपर चला गया और ये बहिर्द्वार हो जाएगा। ये बही जो है ये इस तरीके से भी आ सकता है, ऐसे आएगा तो रे के ऊपर चला जाएगा। बही और गमन है तो ये बहिर्गमन इसके ऊपर चला जाएगा। ये इस तरह ये बहिरागमन जो है इसमें विसर्ग के बाद आ रहा है, तो ये रे आधा हुआ, आ जुड़ा और तो ये क्या बन गया, रा बन गया, तो बहिरागमन हो जाएगा। बही और आ दो उपसर्ग इसमें है। बही और कार बहिष्कार हो जाएगा, बही और कृत निष्कृत हो जाएगा, अघोष है दोनों। बही और अंग बहिरंग हो जाएगा। इस तरह प्राक है, प्राक से प्राक कथन हो जाएगा, प्राक कलन हो जाएगा, कलन जोड़ेंगे। ये प्राग वेद क्या हुआ, प्राक शब्द के बाद में क्या हुआ, वेद जुड़ा, और वेद में वह क्या है, घोष होता है। घोष होता है तो क्या किस में बदलेगा, ग में, प्राग वेद हो जाएगा। और ये प्रागैतिहासिक, प्राक इतिहास और एक, तीन शब्दों के मेल से बना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है प्रागैतिहासिक। इसमें क्या हुआ, इतिहास के एक प्रत्यय जुड़ा तो ये बन गया ऐतिहासिक। कुछ विद्यार्थियों को, कुछ साथियों को उपसर्गों का ज्ञान होगा, कुछ को नहीं होगा, तो ये जो है ये प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक शब्द बन गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, प्राक कै के बाद में आ गया स्वर, स्वर मतलब घोष, तो ये कै किस में बदला, गय में बदला, और ये ऐ की दो मात्राएं लगा दी तो यहाँ पे गई बन गया। यहाँ पे दो मात्रा होने के बाद भी ये वृद्धि संधि नहीं होकर व्यंजन संधि होती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द का पूरा इस तरीके से विभाजन भी परीक्षा में पूछा जाता है और पूछा गया भी है। इस तरह प्राक और वैदिक है, ये वेद में एक जोड़ा वैदिक बन गया, और कै के बाद एक घोष आने पर क्या गय में बदल गया, प्राग वैदिक हो गया। इसी तरह देखो तिरह और भाव, तिरोभाव हो गया। तिरह और कार, तिरस्कार हो गया। तिरह और कृत, तिरस्कृत हो गया। तिरह और हित, तिरोहित हो जाएगा। और तिरह और धान, तिरोधान हो जाएगा। इस प्रकार के शब्द हम यहाँ पर लेकर आएंगे। इसके बाद देखेंगे आगे कुछ और शब्द जो हैं, ये देखेंगे। एक नए जो है, नए उपसर्ग है की तरह प्रयुक्त होता है, नए से नग जैसे हो गया, नए पुंसक हो गया। नए और आस्तिक, ये नए और आ जुड़कर ना बन जाएगा तो नास्तिक हो जाएगा। नए और इति, नेति हो जाएगा। बिल्कुल सरल सरल है। यहाँ पे इसके बाद पुनः शब्द है। यहाँ पुनः से जैसे इसके बाद में यहाँ पर अलग थोड़ा नियम चलता है, घोष आ गया तो ये रे में बदल जाएगा, पुनर्जन्म हो गया। यहाँ पे फिर घोष आ गया, रे में बदला, ए जुड़ा, रे पूरा हो गया, इसलिए पुनर्वलोकन हो गया। इसलिए ध्यान रखेंगे पुनर्वलोकन शब्द शुद्ध होता है, और पुनरावलोकन, ये जो पुनरावलोकन शब्द होता है ये अशुद्ध होता है। ये शुद्ध होता है, ये अशुद्ध होता है। पुनः धन अवलोकन, अव और लोकन, अवलोकन हो जाएगा। और ये पुनः और उद्धार बनेगा। उद्धार को उत और हार अलग अलग में और विभाजित करेंगे, पुनरुद्धार ऐसे बन जाएगा पुनः, और इसके बाद में बन जाएगा उद्धार। ये रे और रे में ऊ जुड़ेगा, रू बन जाएगा, पुनरुद्धार बन जाएगा। पुनः और आवर्ती तो पुनरावर्ती हो जाएगा। पुनः और उत्थान, पुनरुत्थान हो जाएगा। इसमें पुनः और उत्थान, उत्थान में उत और स्थान था, इस से का लोप हो जाता है, पुनरुत्थान बन जाएगा। पुनः और निर्माण, पुनर्निर्माण बन जाएगा। पुनः और भाव, पुनर्भाव हो जाएगा। पुनः और मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन हो जाएगा। पुनः और विचार, पुनर्विचार हो जाएगा। लेकिन ये पुनः विसर्ग लग जाएगा, ये रह तो, और विचार का वी अलग, तो दो उपसर्ग हो गए यहाँ पर, पुनर्विचार हो जाएगा। पुनः और उक्ति, पुनरुक्ति हो गए। विसर्ग ये रह है आधा, ऊ जुड़ेगा तो रू बन जाएगा, ये रू हो गया। छोटा है, छोटा बन जाएगा। पुनः और इसका विवाह बन जाएगा, पुनर्विवाह। विवाह में वी और वाह है, दो उपसर्ग,
होते हैं। एक उपसर्ग वी हो गया, एक पुनः हो गया। यहाँ पर पुनरागमन में पुनः और आगमन, आगमन में एक उपसर्ग आ हो गया और ये विसर्ग ये रह आ में जुड़ा रा बन गया पुनरागमन। पुनः और वास पुनर्वास बन जाएगा। इस प्रकार से ये पुनः उपसर्ग होगा। साथियों आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे। आगे हम जो पढ़ेंगे ये विदेशी उपसर्ग, बस हमारे केवल विदेशी उपसर्ग बचे हुए हैं और सारा हो गया। एक दिन की कक्षा में हमारा उपसर्ग का जो बिंदु है ये पूरा हो जाएगा। आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।